गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड अवेयरनेस पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संविधान की प्रस्तावना से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट से कुछ बेहतरीन एमसीक्यूज जो कि आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं या फिर पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना बनी रहती है। दोस्तों, ये वीडियो डेडिकेटेड है उन सभी बच्चों के लिए जो किसी भी एसएससी एग्जाम की, दिल्ली पुलिस की, हरियाणा ग्रुप डी की या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहा है। साथ में कभी कभार डिफेंस के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज को पढ़ना। ये साइड में आप जो देख सकते हैं स्क्रीन पे, ऊपर लिखा है भारत के का संविधान और नीचे लिखा है उद्देशिका। इसको चाहे हम उद्देशिका बोले अपन या फिर प्रस्तावना बोले, मतलब दोनों का सेम बनता है। तो यहाँ पर थ्योरी पार्ट दे रखा है और हम पढ़ने वाले हैं एमसीक्यूज कवर। तो साथ में जैसे जैसे हम एमसीक्यूज को कवर करते जाएंगे वैसे वैसे बातें आपको सारी की सारी समझ में आती जाएगी और ये आपको पता लगेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है वो कुछ इस प्रकार है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? उद्देशिका में, मूल अधिकार में, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में या फिर मौलिक कर्तव्यों में? तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। भारत के संविधान के निर्माताओं की बात की जा रही है। अब निर्माता कौन होगा? बनाने वाला होता है। तो संविधान को बनाने वाला था कौन? सर, संविधान सभा के द्वारा हमारे देश के संविधान को बनाया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान सभा। अब संविधान सभा की बात करें, इसमें स्टार्टिंग में 389 मेंबर थे, लेकिन बाद में जाकर हम अपने को पता है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है। उसके बाद में भारत के संविधान सभा में बचते हैं कुल मिलाकर 299 सदस्य हैं। इनके द्वारा ही भारत के संविधान को बनाया गया। अच्छा, आगे लिखा है कि संविधान के निर्माताओं का मत यानी कि विचार है। अब ये जो विचार है कि संविधान सभा के लोगों के द्वारा जिन्होंने संविधान को बनाया उनका विचार क्या था, यह हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? तो उन विचारों को बिल्कुल निचोड़ के रख दिया है कहाँ पर? उद्देशिका में यानी कि प्रस्तावना में। तो सही उत्तर क्या रहेगा? उद्देशिका हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अगर आप इसकी परिभाषा की बात करें, अगर प्रस्तावना की परिभाषा की बात करें तो एक परिभाषा ये बनती है, इसे हम संविधान का सार कहते हैं। अब पूरा का पूरा संविधान है किसके द्वारा बनाया गया? संविधान सभा के लोगों के द्वारा बनाया गया। और इसका सार क्या है? प्रस्तावना है। तो सार में होता क्या है? निचोड़ होता है। तो जो जो विचार थे संविधान सभा के लोगों के, उन सभी विचारों को कहां पर आप देख सकते हैं? प्रस्तावना में जाकर देख सकते हैं। अच्छा, एक परिभाषा ये बनती है कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? इसका जवाब भी प्रस्तावना हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये बनता है, संविधान की आत्मा व हृदय किसे कहा जाता है? आत्मा व हृदय किसे कहा जाता है? इसका जवाब भी हो जाएगा प्रस्तावना। लेकिन यहां पर नोट करने वाली बात एक और है। अगर आपसे पूछे कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अंबेडकर या फिर डॉक्टर BR अंबेडकर, इनके अकॉर्डिंग संविधान की आत्मा हम कैसे कहेंगे? तब आपको जवाब करना पड़ेगा संविधान का आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद नंबर 32। ये भी काफी इंपॉर्टेंट बनता है। जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूं साथ साथ में आपको नोट करके चलना है, क्योंकि एक एक बात एग्जाम के अंदर पूछे जाने योग्य है। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि संविधान की प्रस्तावना का स्रोत क्या है, किस कंट्री के संविधान से अपन इसको बनाया है, तो वहां पर आपको जवाब करना पड़ेगा यूएसए यानी कि अमेरिका। अगर आपसे पूछे कि संविधान की प्रस्तावना का भाषा का स्रोत क्या है, तब आपको जवाब करना पड़ेगा AUSTRALIA, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया। अगर सिंपल क्वेश्चन पूछे कि संविधान की प्रस्तावना का स्रोत क्या है, तब आप अमेरिका बताओगे। अगर पूछे संविधान की प्रस्तावना की भाषा का स्रोत क्या है, देन आप जवाब करोगे ऑस्ट्रेलिया। तो सभी बातों को आपको नोट करते हुए चलना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना की बात की जा रही है। इंग्लिश में इसको हम प्रियम्बल बोलते हैं। संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है। ऑप्शन नंबर बी, संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती है। ऑप्शन नंबर सी, संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग। या फिर ऑप्शन नंबर डी, संविधान का तो भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी की तरफ चले तो वर्तमान में संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। ये हमें कहां पर पता लगता है? तो आपने पढ़ा था क्लास के अंदर कि भाई 1973 का जो केशवानंद भारती केस है, जो केशवानंद भारती केस है, इसके अंदर प्रस्तावना को संविधान का अंग यानी कि भाग मान लिया गया था।
अंग बोल दो, भाग बोल दो, बात सेम बनती है। तो यहाँ से एक बात तो हमें स्पष्ट होती है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, क्योंकि 1973 का जो केशवानंद भारती केस है उसके अंदर प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया है। किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर अगर संविधान, बाकी जो बचे हुए संविधान की बात करें, यदि हम प्रस्तावना को उससे अलग कर दें तो फिर इसका कोई भी विधिक प्रभाव नहीं रह जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यानी कि जब तक संविधान की प्रस्तावना जुड़ी हुई है संविधान से तब तक इसके विधिक प्रभाव लागू होते हैं, लेकिन जैसे ही आप प्रस्तावना को अलग कर दें संविधान से, देन उसके बाद में इसका कोई भी विधिक प्रभाव, कानूनी प्रभाव नहीं रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उसके बाद में है क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन शब्दों को जोड़ा गया है? तो 42वां संशोधन आपने क्या पढ़ा कि सर प्रस्तावना के अंदर आज तक सिर्फ एक बार ही बदलाव किया गया है, एक बार ही संशोधन किया गया है, और वो बदलाव कौन सा था? ये बदलाव था सर 42वां बदलाव, जो कि होता है 1976 में, 1976 में। अच्छा, 42वें ही संशोधन को हम कहा करते हैं लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर लघु संविधान की संज्ञा दी गई है 42वें संविधान संशोधन 1976 को। प्रस्तावना में जो एक बार बदलाव किया गया है वो कौन सा बदलाव किया गया? इसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया है, आपने पढ़ा। संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ एक बार बदलाव किया गया है और 3 शब्दों को इसमें जोड़ा गया है। अब 3 शब्द कौन कौन से हैं ऑप्शन में आपको छांटना है। ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाए तो यहाँ पर लिखा है समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा कि संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया है। वो 3 शब्द कौन कौन से हैं? समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, कभी कभार यहां पर आपको देगा धर्म निरपेक्षता, और तीसरा क्या है? अखंडता। इन 3 शब्दों को 1976 में जोड़ा गया है। इससे पहले कभी भी संविधान की प्रस्तावना में बदलाव नहीं हुआ था, और इसके बाद में भी आज तक संविधान की प्रस्तावना में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है, प्रस्तावना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रस्तावना की उत्पत्ति जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुई है। प्रस्तावना को उद्देशिका नहीं कहा जाता है। तो इससे पहले आपको मैंने बताया कि प्रस्तावना को उद्देशिका कहा जाता है, तो ऑप्शन जो बी है वो तो गलत हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर आप देखें तो बी वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहा करते हैं, और यहां पर दिया क्या रखा है आपको? प्रस्तावना को उद्देशिका नहीं कहा जाता है। सेकंड वाला सही नहीं होगा आपका। ए की तरफ जाएं तो प्रस्तावना की जो उत्पत्ति है, यानी कि बेस क्या बनता है, आधार क्या बनता है, तो हमने पढ़ा था क्लास के अंदर कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल एक सही है, दूसरा गलत है। उद्देश्य प्रस्ताव की बात करें, इसको इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अपन ने पढ़ लिया कि पेश किया गया 13 दिसंबर 1946 को, किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कहां पर पेश किया गया? संविधान सभा के अंदर पेश किया गया था। इसके अंदर कुल मिला के 8 आर्टिकल्स यानी कि 8 अनुच्छेद थे। और साथ में बात करें कि ये पास कब हुआ, तो उद्देश्य प्रस्ताव पास होता है 22 जनवरी 1947 को। ये भी आपको यहां से याद करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का सही अर्थ निम्न में से क्या होता है? केवल आंतरिक मामलों में स्वतंत्र निर्णय की शक्ति, केवल बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय की शक्ति, आंतरिक व बाह्य मामलों में सर्वोच्च व स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति। तो हम जब संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो सबसे पहला शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसको इंग्लिश में सोवरेनिटी और हिंदी में इसको संप्रभुता भी कहा जाता है। अच्छा, संप्रभुता का अर्थ क्या बनता है? इसका अर्थ ये बनता है कि भारत की जो सरकारें हैं वो जो भी काम करती हैं, या भारत देश जो भी काम करता है उसके अपने खुद के फैसले होते हैं। जैसे भारत में कोई भी कानून बनता है, ये भारत का आंतरिक मामला है, या फिर भारत को किसके साथ में मित्रता करनी है, किसके साथ में शत्रुता रखनी है, किस कंट्री के साथ में अपने को व्यापार करना है, किसके साथ में अपने को व्यापार नहीं करना है। तो ये जो फैसले होते हैं जिनको आप बोलते हैं कि बाह्य फैसले हैं, इनकी पावर भारत सरकार की खुद की होती है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत की सरकार अर्थात हमारा देश किसी के अधीन काम नहीं करता है, किसी भी दूसरे देश के अंतर्गत काम नहीं करता है। हम हमारे देश के लिए जो भी काम करते हैं वो बिल्कुल
एक तरीके से स्वतंत्र होकर करते हैं, और इसी पावर को बोलते हैं संप्रभुता, यानी कि हम किसी के कंट्रोल में नहीं है। जैसे 1947 से पहले भारत अंग्रेजों का गुलाम था, अंग्रेजों ने यहाँ पर राज किया, अंग्रेजों को ही कानून यहाँ पर लागू हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। भारत की सरकार अपने लिए खुद कानूनों को बनाती है, और भारत को कौन सा काम अपने देश में रहकर करना है और कौन से काम भारत को बाहर विदेशों में जाकर करना है, ये पावर खुद भारत की होती है। इसी को बोलते हैं संप्रभुता। तो यहाँ पर दोनों मामले आते हैं, आंतरिक मामले भी आते हैं और बाह्य मामले भी आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपसे पूछा भी क्या है, संप्रभुता संपन्न शब्द का सही अर्थ क्या है? तो भारत अपने आंतरिक व बाह्य मामलों में सर्वोच्च और स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति इनके पास में है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस देश के संविधान से माने गए हैं? तो बंधुत्व यानी कि भाईचारे की यहाँ पर बात की जा रही है। ये तीन शब्द हमने कहाँ से बना रखे हैं? रशिया से, फ्रांस से, अमेरिका से, जर्मनी से। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा फ्रांस। जब हमने टॉपिक पढ़ा भारतीय संविधान के स्रोत, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि कौन कौन से स्रोत कहाँ कहाँ से किस कंट्री से अपने अपना रखे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा? फ्रांस हो जाएगा। अच्छा, फ्रांस से हमने और क्या अपनाया? फ्रांस से सर हमने अपना रखा है गणतांत्रिक व्यवस्था। हमारा देश गणतांत्रिक देश है, तो गणतांत्रिक व्यवस्था हमने किस कंट्री से अपनाई? ये भी हमने फ्रांस से अपना रखी है। रशिया की बात करें, यहाँ से अपने न्याय को अपनाया है। और न्याय कितने प्रकार का होता है सर? न्याय तो 3 ही प्रकार का होता है। कौन कौन से 3 प्रकार का होता है? तो एक होता है सामाजिक न्याय, दूसरा होता है आर्थिक न्याय, और तीसरा होता है राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये 3 तरह का न्याय होता है। ये हमने कहाँ से अपनाया? रशिया से। और साथ में बात करें तो मौलिक कर्तव्य या फिर मूल कर्तव्य की बात करें, ये मूल कर्तव्य अपने रशिया के संविधान से अपना रखे हैं। अमेरिका की बात की जाए तो यहाँ से बहुत सारे कंसेप्ट निकल कर आते हैं। प्रस्तावना, खुद प्रस्तावना को अपन ने अमेरिका से अपनाया है। उसके बाद में हमारे जो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उसको अपनाया अपन ने। हमारे देश के सर्वोच्च पद, भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट को हटाने की जो पावर है, महाभियोग की जो प्रक्रिया है, वो भी अपन ने अमेरिका से अपना रखी है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया है, ये भी अपन ने अमेरिका से अपनाई है। साथ में महान्यायवादी का पद, CAG कैग का पद, समादेश शक्तियां, बजट, इन सभी को अपन ने अपनाया है अमेरिका से। जर्मनी से हमने क्या अपनाया है? यानी कि जब हमारे देश में आपातकाल लगेगा, उस टाइम पर हमारे जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, वो सस्पेंड हो जाएंगे। ये कंसेप्ट अपन ने अपनाया है जर्मनी के संविधान से। इतनी सारी बातें आपको याद करनी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले में प्रस्तावना को संशोधनीय माना गया। नंबर 2 है, पेरुबाड़ी संघ 1960 के मामले में प्रस्तावना को संशोधनीय माना गया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न दो। तो अपन इससे पहले पढ़ा कि केशवानंद भारती केस बनाम केरल राज्य 1973 का ये मामला है, और इसके अंदर प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया। और जैसे ही प्रस्तावना को अंग माना गया, इसके बाद से हम प्रस्तावना के अंदर बदलाव कर सकते हैं, अर्थात संशोधन कर सकते हैं। तो संविधान के अंदर अपन ने पढ़ा है कि प्रस्तावना में जो बदलाव हुआ है वो एक बार हुआ है, 1976 में हुआ है। और ये केस कब का है सर? ये केस है 1973 का, लेकिन संविधान की प्रस्तावना में एक बार बदलाव हुआ है 1976 में। तो जब ये केस आता है, इस केस में साफ साफ ये बोला गया कि भाई भारत की सरकार चाहे तो इसके बाद में अब संविधान की प्रस्तावना के अंदर बदलाव यानी कि संशोधन किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, सेकंड वाला बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। तो केवल एक बिल्कुल सत्य है, वही आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा सत्य है। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो एक बार वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास में शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के रख लें। संविधान की भावना या प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है, ये बात किसने कही है? ये कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर डी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर BR अंबेडकर की बात करते हैं तो इन्होंने बोला है कि संविधान की प्रस्तावना एक पवित्र दस्तावेज है। संविधान की प्रस्तावना एक पवित्र दस्तावेज है, ये बात बोली है BR अंबेडकर ने। KM मुंशी की बात करते हैं तो इन्होंने प्रस्तावना को जन्म कुंडली बोला है। प्रस्तावना को जन्म कुंडली बोला है, ये भी आपको याद करना है।
कृष्णामी अय्यर की बात करें, इन्होंने संविधान की प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का विचार बोला है। यहाँ पर भावना की जगह आएगा प्रस्तावना, टाइपिंग मिस्टेक है, भावना की जगह आएगा प्रस्तावना। तो ये सब बातें आपको यहाँ से याद करनी है। प्रस्तावना से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? तो अपन ने पढ़ा 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसको संविधान या फिर लघु संविधान भी कहा जाता है। और इसके माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। न्याय में सम्मिलित सभी पक्ष सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किए गए हैं? यहाँ पर फ्रांस आएगा, फ्रांस से, रूस से, अमेरिका से या फिर जर्मनी से। तो अपन ने पढ़ा है थोड़ी देर पहले ही कि न्याय की बात की जा रही है, तो न्याय की बात हमने पढ़ी है कहाँ से? रूस से अपना रखी है, ये आपको पढ़ना है। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता, यहाँ पर तब आएगा, तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल्यों में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। यह कथन किसका है? पी.एन. राव का, बी.आर. अम्बेडकर का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का या फिर जवाहरलाल नेहरू का? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की बात करें तो इन्हें संविधान के निर्माता कहा जाता है, संविधान को बनाने वाले, संविधान की सबसे प्रमुख समिति प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इनको संविधान के जनक भी कहा जाता है, इनको संविधान की जननी भी कहा जाता है। और जननी किसने बोला है? तो एक व्यक्ति है के वी राव ने बोला है कि जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है वो संविधान की जननी है। साथ में अगर बात करें तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, इनकी समाधि स्थल कहाँ पर है? इनकी समाधि स्थल कहाँ पर है? तो वो रहेगी चैत्य भूमि, और चैत्य भूमि इनकी समाधि स्थल का नाम है, जो कि मुंबई के अंदर स्थित है। 1990 की बात करें तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को 1990 के अंदर मिलता है भारत रत्न। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको यहां से याद करना है। उसके अलावा इनका जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश में, महू मध्य प्रदेश में, और महू को आज कहा जाता है अंबेडकर नगर। ये बात भी आपको यहाँ से याद करनी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है, भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। कई बार एग्जाम के अंदर पूछता आपसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? तो इसका जवाब रहेगा सरदार की उपाधि प्रदान की गई बारडोली की महिलाओं के द्वारा, या फिर कहीं पर पढ़ते आप बारडोली की महिलाओं के द्वारा इनको सरदार की उपाधि से नवाजा गया था। ये स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री बनते हैं, होम मिनिस्टर बनते हैं, और 552 देशी रियासतों को एकीकरण करने का काम इनके द्वारा ही किया गया था। वी मेनन के साथ में जो आपके लॉर्ड माउंटबेटन थे, उनको साथ में लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ही सभी के सभी जो देशी रियासतें थी उनको एक करने का काम यहाँ पर किया गया था। अगर बी.एन. राव की बात करें, ये व्यक्ति कौन थे? तो बी.एन. राव थे भारतीय संविधान सभा की संवैधानिक सलाहकार। निःशुल्क उन्होंने काम किया, और भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप भी इनके द्वारा ही तैयार किया गया था, ये आपको याद करना है। जवाहरलाल नेहरू शांति प्रिय आदमी थे ये, और भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। यानी कि जब विधि को बोलते हैं कानून, जब कानून बनता है तभी आज़ादी आती है। अगर कानून ना होगा तो कोई भी किसी तरह की आज़ादी यहाँ पर नहीं होगी। सिंपल, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। जब कानून बन जाएगा तब अपने को अपनी स्वाधीनता के बारे में पता लग जाएगा, कितनी आज़ादी है। लेकिन अगर देश में कोई कानून है ही नहीं तो फिर वहाँ पर स्वाधीनता भी, आज़ादी भी नहीं होती है। भारत में निम्नलिखित में से समाजवाद को या समाजवाद के किस स्वरूप को अपनाया गया है? फेबियन समाजवाद, साम्यवाद समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद या फिर सर्वहारा वर्ग का समाजवाद? तो अपन जब संविधान की प्रस्तावना के 5 वर्ड पढ़ते हैं, यानी कि हम कैसे पढ़ते हैं? से, पे, ले, गए। से अलग करके आप पढ़ते हैं तो से बनेगा सबसे पहला शब्द संप्रभुता, ये भी इंपॉर्टेंट शब्द है। से बनेगा समाजवादी, जिसको आपने बाद में जोड़ा। ऐसे बनेगा पंथ निरपेक्षता,
ये भी आपने पढ़ा, बाद में जोड़ा गया इसको भी। ल से बनेगा लोकतांत्रिक, और गै से बनेगा गणराज्य। तो ये 5 शब्द हैं, इनको आपको सीक्वेंस में याद करना है। सीक्वेंस में याद करने की ट्रिक क्या है, स प ल ग। तो स प्लग करके आपको याद करना है। सबसे पहले शब्द संप्रभुता है, फिर समाजवादी है, फिर पंथ निरपेक्षता है, फिर लोकतांत्रिक है, और फिर गणराज्य है। तो यहाँ पर पूछा आपसे कि भारत में किस प्रकार के समाजवाद को अपनाया गया है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा लोकतांत्रिक समाजवाद। यानी कि आप जानते हैं भारत में लोकतंत्र है, लोगों का शासन है, और समाजवाद का अर्थ बनता है कि यहाँ पर सरकार काम करती है, लेकिन सरकार वही काम करती है जिसको जनता चुनती है। तो समाजवाद कौन सा हो जाएगा, लोकतांत्रिक समाजवाद है। और साथ में आपसे पूछे कि इसकी अवधारणा किसने दी, लोकतांत्रिक समाजवाद की अवधारणा किसके द्वारा दी गई, तो उनका नाम रहेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लोकतांत्रिक समाजवाद की अवधारणा को पेश किया गया था। ये बात भी आपको यहाँ से याद करनी है। भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष है, दोनों का मिश्रित है, या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो भारत में अपनाया गया है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखो, प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो होता है जिसमें जनता खुद शासन करती है, क्योंकि लोकतंत्र का अर्थ ही बनता है लोगों का शासन। लोकतंत्र का अर्थ ही बनता है लोगों का शासन, यानी कि ऐसा देश जिसके अंदर जनता खुद शासन करे। अगर खुद शासन करती है तो उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। लेकिन अगर वहीं पर जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं तो उसको कहा जाता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो भारत के अंदर भी ऐसा ही होता है, भारत की जनता खुद शासन नहीं करती है। भारत की जनता राज्यों के लिए एमएलएस को और देश के लिए एमपीज का चुनाव करती है। तो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, जिनको आप एमएलएज और एमपीज कहा करते हैं, उनके द्वारा ही भारत में शासन किया जाता है। जनता खुद शासन नहीं करती है, इसलिए आप इसको बोलते हैं कि भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अच्छा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एग्जाम्पल क्या रहेगा, अगर इसके आप एग्जाम्पल की बात करें तो वो कंट्री है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड कंट्री है जिसके अंदर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, वहां पर जनता खुद शासन करती है। देश में जो भी कानून बनते हैं उसमें जनता की खुद डायरेक्ट भागीदारी होती है। और एक व्यक्ति है, आपने नाम सुना है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, इनका नाम आपने सुना है। अब्राहम लिंकन ने बोला कि लोकतंत्र क्या है भाई, लोकतंत्र है जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन। आपसे कई बार डेफिनेशन पूछता है कि अब्राहम लिंकन का कथन क्या है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन ही क्या है, लोकतंत्र है। ये बात कही है अब्राहम लिंकन ने। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब, कल लिखा है यहाँ पर, कब प्रस्तुत किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को, 23 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1946 को, या फिर 22 जनवरी 1947 को। यहाँ पर कब प्रस्तुत की बात की जा रही है, अर्थात कब पेश किया गया था, तो पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। अगर 22 जनवरी 1947 की बात करें तो यहाँ पर ये पास हुआ था, अर्थात पारित हुआ था। दोनों की दोनों बातें आपको यहाँ से याद करनी है। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। तो 26 जनवरी 1950 की बात की जा रही है, अर्थात आपसे मूल संविधान के बारे में पूछा जा रहा है कि जब संविधान लागू हुआ 50 में, तब संविधान की प्रस्तावना की विषय वस्तु क्या थी या फिर वस्तु स्थिति क्या थी, उसमें कौन कौन से शब्द थे। अगर आप ऑप्शन को छांटें तो अपने को यह पता है कि समाजवादी शब्द को 1976 में जोड़ा गया था, तो डी ऑप्शन तो वैसे ही कट जाता है। ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएं तो धर्मनिरपेक्ष या फिर पंथ निरपेक्ष शब्द को भी 1976 में जोड़ा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पे कट जाता है। ऑप्शन बचे अपने पास में दो, सबसे पहला है लोकतंत्रात्मक गणराज्य और अगला शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 1950 में ये शब्द भी था, ये भी था और ये भी था। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। 1975 की बात की जा रही है, तो अपने को पता है कि प्रस्तावना में एक बार बदलाव किया गया है और ये बदलाव हुआ था 1976 में। लेकिन आपसे पूछा है कि 1975 में इनमें से कौन सा शब्द नहीं था।
बंधुत्व नहीं था, संप्रभुता नहीं था, समानता नहीं था या फिर अखंडता नहीं था। तो अपन ने पढ़ा कि 1976 में जब संविधान की प्रस्तावना में एक बार बदलाव किया गया तो उसके अंदर बेसिकली 3 शब्दों को जोड़ा गया। वो 3 शब्द कौन कौन से हैं? समाजवादी है, पंथ निरपेक्षता है और अखंडता है। तो अखंडता जोड़ा गया था 1976 में। आपसे पूछा है कि 75 में कौन सा नहीं था, तो 75 में अखंडता नहीं था, बाकी तीनों शब्द थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? मूल अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, 9वीं अनुसूची, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। धर्मनिरपेक्ष राज्य यानी कि भारत का कोई भी अपना धर्म नहीं है। भारत देश सभी धर्मों को समान रूप से फॉलो करता है, सभी धर्मों के प्रति तटस्थ है। हम किसी भी पर्टिकुलर एक धर्म को नहीं मानते हैं। तो ये बात कहाँ पर लिखी है? संविधान की प्रस्तावना के अंदर लिखी है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष शब्द को 1976 में संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया था। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? यह आपसे पूछा है। क्या नहीं है वर्तमान में? विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या फिर विश्वास की स्वतंत्रता। तो हमने पढ़ा कि प्रस्तावना के अंदर न्याय की बात कर रखी है, और न्याय है 3 प्रकार का। कौन कौन सा न्याय है? एक सामाजिक न्याय है, दूसरा आर्थिक न्याय है, और तीसरे की बात करें तो राजनीतिक न्याय है। तो न्याय की बात करें तो इसमें 3 तरह के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। वहीं पर यदि आप स्वतंत्रता की बात करें तो संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता है 5 प्रकार की। कौन कौन सी है? विचार की, विश्वास की, अभिव्यक्ति की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता है। अब अगर ऑप्शन की तरफ बढ़े तो विचार की स्वतंत्रता बिल्कुल है। आर्थिक स्वतंत्रता, देखो आर्थिक आजादी आपके पास में नहीं है, आर्थिक तो आपके पास में न्याय है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि आपसे पूछा है कि संविधान में इनमें से कौन सा शब्द सन्निविष्ट नहीं है, तो आर्थिक न्याय की बात कर रखी है, आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं कर रखी है। बाकी स्वतंत्रता में विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रताएं आती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन आज का, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यानी कि सभी व्यक्ति क्या है? बिल्कुल समान है, किसी के साथ में कोई तरह का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, सभी को समान कर्तव्य यहाँ पर सौंपे जाते हैं। यह सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ के बताई है, ये डेफिनेशन बनती है सार्वभौमिकता की। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार यहाँ से पूछ लिया करते हैं। तो ऐसे ही ये सीरीज हमारी कंटिन्यू रहने वाली है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने क्वेश्चन आज आपने कवर किए हैं, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर ऐसे ही एग्जाम पूछे जाते हैं। और साथ में यदि पीडीएफ के लिए आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ में, तो ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल वर्ल्ड अवेयरनेस को। ये संविधान की उद्देशिका जो आपने पढ़ी, अगर पूछे आपसे कि उद्देशिका का शुरुआत कहाँ से होती है, तो हम भारत के लोगों से उद्देशिका की शुरुआत होती है, ये भी आपको पढ़ना है। ये 5 शब्द है जो मैंने आपको बताए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक राज्य, ये 5 शब्द है जिसको आपको सीक्वेंस में पढ़ना होता है। साथ में लिखा है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो 3 तरह के यहाँ पर न्याय की बात की जा रही है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। उसके बाद में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी कि 5 तरह की स्वतंत्रता की यहाँ पर बात की जा रही है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता यानी कि समानता यहाँ पर 2 प्रकार की है। लास्ट में अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक डेट भी मेंशन है, 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन संविधान को अपनाया गया था और संविधान बन के तैयार हुआ था। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, सभी को राम राम, जय हिंद।